नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान की इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसा कि आप सभी से बात हुआ था, एक हम कंसेप्ट सीरीज़ आप सभी के लिए स्टार्ट करेंगे और इस चैनल पे आप सभी को प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस ऑलरेडी हम करा ही रहे हैं। ये जो कंसेप्ट सीरीज़ चलेगा आपका, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज़ चलेगा। सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज़ जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी इंडियन जो है आपका पॉलिटी। अब इसमें हम लोग टॉपिक वाइज़ कंटेंट को बेहतर ढंग से देखेंगे और आप सभी के लिए मेरे द्वारा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए मार्केट का जो सबसे बेहतर कंटेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपका लक्ष्मीकांत बुक हो गया, अन्य बहुत सारे मटेरियल हो गए और मेरा जो है इनपुट रख के और एक शानदार सा आपके लिए जो है पीपीटी तैयार किया गया है। इसमें लेक्चर में हम लोग टॉपिक को बेहतर ढंग से देखेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होगा। साथ साथ फैक्ट का भी रिवीजन कराएंगे। और तीसरा बात, क्वेश्चन का साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, यानी एक टॉपिक से एक आपका मास्टर क्वेश्चन होगा। अब दूसरा बात आता है कि लेक्चर किनके लिए है? देखिए, अभी आगामी आपका बीपीएससी जो है 72 का एग्ज़ाम होने वाला है, जुलाई महीने में, ठीक है? यूपी में देखेंगे यूपी पीसीएस है, बिहार में जो है टीचर, टीआरई जो है आपका 4.0 होना है, एडीओ का एग्ज़ाम होना है, पीएसएससी हो गया और अन्य वो सभी एग्ज़ाम जहाँ भी आपको जीएस और जीएस में भी पॉलिटी पूछा जाता है, ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए 100% यूटिलाइज़ जो है होने वाला है। पहला टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे भारत का संवैधानिक विकास से और बिल्कुल एक क्रमिक विकास था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरा अपना प्रयास रहेगा कि आखिर वो कौन से कानून थे कि अंग्रेज जो है शायद अपने फ़ायदे के लिए तो बनाए थे, लेकिन अनजाने में जो है आज़ाद भारत का संविधान का जो है नींव पड़ गया। यानी बिल्कुल हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे 1600 से और देखेंगे आखिर 1765 में क्या हुआ कि 1773 आते-आते रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत पड़ी। एक-एक को बिल्कुल सिलसिलावार ढंग से हम लोग समझने का प्रयास जो है करेंगे। ये लेक्चर मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ अपने जो है पूज्य पापा जी। देखिए, इनका स्पष्ट रूप से कहना था मेरे को, समाज के लिए जो है कुछ बेहतर करें। जैसे में एक छोटा प्रयास है आप सभी के लिए और आगे भी पूरा हम ईमानदारी से आप सभी के लिए प्रयास जो है करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या-क्या सीखेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं और फिर जो है एक-एक टॉपिक वाइज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का अपना टारगेट है कंपनी का शासन, यानी 1773 से लेके 1858 तक के एक-एक घटनाओं को बिल्कुल क्रमवार ढंग से समझेंगे। कल जो है आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा, आज का शासन 1858 से लेके 1947 तक और बिल्कुल प्रतिदिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा एक-एक लेक्चर आप लोग को मिलता जाए। सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें क्या कमियाँ रहीं कि 1781 में एक टफ सेटलमेंट लाना पड़ा। 1784 का पिट्स का एक्ट हो गया, ठीक है? 1813 चार्टर अधिनियम, एक-एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। 1833 हो गया, 1853, 1857 सिपाही विद्रोह होता है। तत्पश्चात देखें तो 1858 का आपका भारत सरकार अधिनियम आता है, ठीक है? के बाद 1861 का भारत सरकार अधिनियम, 1892, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1892 का भारत जो है परिषद अधिनियम, 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम, 1919 मांटेगू चेम्स्फेयर सुधार और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है भारत शासन अधिनियम और इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हम लोग का जो है फॉर्मेट रहेगा, ठीक है? बाकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो एक-एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
साथ-साथ आप लोग लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जैसे एक टॉपिक होगा, उसके बाद आपको एक प्रश्न जो है सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है? यानी इस तरह से लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है। बाकी एक शॉर्ट पॉइंट भी मैं रखा हूँ, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा स्लाइड नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए ये भी ऑप्शन है इस लेक्चर में कि आखिर 1793 से 1813 में क्या चेंज हुआ। बहुत बेहतर ढंग से जो है काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। आप सभी इसे देखेंगे, ठीक है? एन्जॉय करेंगे और अपने एग्ज़ाम में अपना एक सीट जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आइए, चलिए पहला लेक्चर था, थोड़ा इंट्रो हो गया, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज तक, ठीक? देखिए, आप सभी को पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आती है। एलिज़ाबेथ के चार्टर के द्वारा व्यापारिक जो है अधिकार मिलता है और ऐसे में लोग भारत पहुँचते हैं। बाकी की गतिविधियाँ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, कैसे-कैसे जो है साम्राज्य विस्तार होता है। टर्निंग पॉइंट इन लोग के जो है समय तब देखने को मिलता है जब 1764 का बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई ये लोग जीतते हैं और 1765 में इनको दीवानी राइट मिल जाता है। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये दीवानी क्या था? देखिए आसान भाषा में कहें तो टैक्स वसूलना, सिविल केस निपटाने का हक, ये बहुत बड़ा मैटर था कि एक तो राजस्व और दूसरा आपको दीवानी न्याय। इसके तहत देखेंगे तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, धीरे-धीरे प्रशासनिक कंपनी और धीरे-धीरे देखिए कंपनी का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बनने का प्रोसेस जो है शुरू हो जाता है। यानी यहीं पे देखा जाए तो कंपनी जो है अब व्यापारिक नहीं रह के शासक जो है धीरे-धीरे बनने के प्रोसेस में लग जाती है, ठीक है? इसके बाद कंपनी का रूल जो है चालू हो जाता है। 1857 का विद्रोह होता है। ये क्यों होता है? चर्चा होगी थोड़ी देर में। और इसके बाद 1773 से 1857 तक तो कंपनी का रूल होता है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ये 1857 का सिपाही विद्रोह इतना जो है उग्र होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में रूल नहीं कर पाएगी, ऐसा जो है ब्रिटिशर्स का मानना था। और ऐसे में जो है शासन प्रशासन सीधे क्राउन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला नज़र डालते हैं आज के अपने पहले हेडलाइन पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए सिंपल सा कहानी ये है कि आखिर ये कानून क्यों लाना पड़ा? क्या ज़रूरत थी इस कानून को जो है लाने की? रेगुलेट करने की ज़रूरत क्या थी? क्या ज़रूरत थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की? देखिए सिंपल कहानी ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज़ ए व्यापारी के रूप में यहाँ पे पहुँची थी, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मान लीजिए आप जो है अपने छोटे भाई को बाज़ार भेजते हैं कि जाओ जो है कुछ सामान लेते आना। वो अब पहुँचता है बाज़ार में और खुद दुकान खोल ले और घर पैसा भेजने के बजाय क्या करे, उल्टा आप ही से उधार माँगने लगे। यही सेम कहानी था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, वो निजी व्यापार में व्यस्त हो गए थे। जब वो ब्रिटेन जा रहे थे, बड़े-बड़े कार में सफ़र कर रहे थे, बड़ा-बड़ा घर बना रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा ये घाटा में ही दिखा रहे थे। तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त हो गया था। कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार कर रहे थे, अमीर होते जा रहे थे, कंपनी को घाटा में दिखा रहे थे। बंगाल में देखेंगे तो भीषण अकाल वगैरह पड़ रहा था, केवल टैक्स वसूली का काम चल रहा था। ब्रिटिश संसद को ये डर हो गया कि कंपनी कहीं इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि ब्रिटेन शासन को ही चुनौती देने लगे। ऐसे में इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कंट्रोल करने के लिए आपको नियम बनाना पड़ेगा। ऐसे में सबसे पहले आता है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला ये लिखित कदम था। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। देखिए वही सब कहानी, पहला पॉइंटर यही लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने का पहला कदम था
कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन का यहाँ से नींव पड़ा। ठीक है। अब ये कैसे हम कह सकते हैं केंद्रीय का नींव पड़ा? थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बंगाल के जो गवर्नर थे, इनको चेंज करके क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय जो है एक कार्यकारी परिषद बना दिया गया, जो गवर्नर जनरल को सहायता करेगा। और ऐसे में पहले गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। केंद्रीकरण क्यों बोले भाई? देखिए, सिंपल कहानी ये है कि मद्रास और बॉम्बे अब इनके अधीन होंगे। नहीं, देखिए, पहले 3 प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। लेकिन मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया, यानी सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे शुरुआत किया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इतना ही नहीं, देखेंगे आगे आप लोग, तो कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे पहले जो है मुख्य न्यायाधीश बने थे। यानी कंपनी को नियंत्रित करने को लेके एक और जो है प्रयास यहाँ पे दिखता है। ठीक है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों का जो निजी व्यापार था, निजी व्यापार को क्या कर दिया गया? और उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इतना सारा काम किया गया था आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बेसिक सा हम इसको कंक्लूड करते हैं। कहानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण का जो है रेगुलेट करने को लेके सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं। एक सहायता के लिए एक परिषद बनाते हैं, 4 सदस्यों की काउंसिल होती है। साथ साथ कलकत्ता में एक सुप्रीम जो है कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है। यानी अगर सिंपली आप लोग समझे, मान लीजिए पहले एक ज्वाइंट फैमिली था। ज्वाइंट फैमिली में 3 भाई थे। मान लीजिए एक बंगाल, एक मद्रास और एक आपको बॉम्बे। ये तीनों स्वतंत्र रूप से पहले रहते थे, अपने मर्जी के मालिक थे। लेकिन 1773 में क्या किया गया? बड़े भाई बंगाल को पावर ज़्यादा दे दिया गया। अब घर के मुखिया यही होंगे। यानी जो 2 छोटे भाई हैं, मद्रास और बम्बई, कोई भी बड़ा फैसला लेंगे तो इनसे पूछ के लेंगे, यानी इनको नियंत्रण में लाया गया। मैटर क्लियर होगा। ठीक है। साथ ही साथ एक और क्या किया गया कि घर के बाहर एक चौकीदार भी लगा दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट भी ला दिया गया। ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। यानी कोई चोरी छुपे निजी कमाई नहीं करे, उसके लिए काम किया गया। ठीक है। लेकिन मैटर यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ कि इस अधिनियम में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट और जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पावर को क्लियरली जो है मेंशन नहीं किया गया, उनके क्षेत्राधिकार के बारे में नहीं बताया गया, इसको जो है इस क्षेत्र में कितना पावर दिया गया है। और यहीं से जो है समस्या आना शुरू हुआ। खैर, क्लियर आप लोग को हो गया होगा कि देखिए क्या स्थितियाँ थी। तो देखिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो लोग, ये 6-7 पेज का बस छोटा-छोटा स्क्रीनशॉट होगा। इसको आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। 1773 के पहले क्या स्थिति थी? तो बंगाल में पहले गवर्नर का पोस्ट होता था। ठीक है। अभी बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए। विकेंद्रीकृत पहले था, सभी स्वतंत्र थे, तीनों भाई। अब केंद्रीकरण का शुरुआत हो गया, बंगाल ज़्यादा पावरफुल हो गया। पहले न्यायिक व्यवस्था स्थानीय नवाब के कानून से चलता था, अब सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। पहले निजी व्यापारी धड़ल्ले से जारी थी। ठीक है। पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये जो है मेजर मेजर चेंज आपको देखने को मिला। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, ठीक है, इसी को लेके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में बताइए कौन सा कथन सही है? इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया। ऐसे ही आपको जो है फंसाया जाएगा, ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये गवर्नर जनरल नहीं था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ना कि भारत का। ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया।
कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। निजी व्यापार आप नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल सही है। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सही है। अब देखिए 1773 में कुछ प्रॉब्लम था, समस्या क्या था भाई? 1773 में उसी को कमी को ठीक करने के लिए आया 1781 का संशोधन, यानी देखिए इसको लिख ही रहा है संशोधन अधिनियम, यानी 1773 के खामियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? 1781 का जो है संशोधन, यानी सिंपल कहा जाए, यहाँ पे अधिकार क्षेत्रों में अनिश्चितता थी। क्या मतलब है इसका? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार जो है केवल अंग्रेज पे चलेगा या बंगाल के स्थानीय भारतीय पे चलेगा, ये साफ जो है नहीं किया गया था 1773 में। सुप्रीम कोर्ट दावा करता था कि हम पूरे बंगाल के रक्षक हैं, कोई भी पीड़ित हमारे पास आ सकता है। गवर्नर जनरल का दावा था कि अगर आप हमारे राजस्व वसूलने वाले अधिकार पे अगर केस चलाएंगे तो शासन हम कैसे चलाएंगे भाई? तो ऐसे में गवर्नर जनरल उनके काउंसिल जो भी नियम बनाते थे उन्हें लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर कराना पड़ता था। और ऐसे में अक्सर देखा जाता था कि कोर्ट में काउंसिल के नियम को यह कहकर रद्द कर दिया जाता था, ब्रिटिश कानून के ये खिलाफ है। ऐसे में गवर्नर जनरल जो है कैसे जो है काम कर पाएंगे, ये जो है इसकी सबसे बड़ी कमी थी। ठीक है, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि कंपनी उन नौकरों को भी सजा दे देती थी कि जो गवर्नर जनरल के करीबी होते थे, कि गवर्नर जनरल की सत्ता को इससे चुनौती मिलने लगी। अब ये टकराहट देखने लगा और इसके बाद आ गया आपको एक्ट ऑफ जो है सेटलमेंट। ठीक है, 1781 का। इसमें बेसिक यही काम किया गया कि 1773 के कमी और कमी आपको बता दिया, उसी को दूर किया गया। ठीक है, इसको बंदोबस्त कानून भी बोलते थे, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार से मुक्ति। गवर्नर जनरल और काउंसिल और उनके पदाधिकारी कृत्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इनको मुक्त कर दिया गया। भाई आप जो है सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त हैं, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल क्या करेगी? काम करेगी। कंपनी के सेवकों को उनके शासकीय कार्यों से मुक्त किया गया, यानी वो बिल्कुल मुक्त होकर काम करेंगे, इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। राजस्व संबंधित अगर कोई भी मामला होता है और असूली से, तो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से इसको बाहर कर दिया गया, यानी जो मैटर था इसको बिल्कुल यहाँ पे दूर करने का प्रयास जो है आपको किया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत लाया गया। निवासियों को ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि राजस्व संबंधित मामला हुआ, कंपनी को सेवकों को लेके हुआ, कोई भी मामले में अब आपको सर्वोच्च न्यायालय दखलंदाजी नहीं करेगी। निजी कानून लागू होगा, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून। प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास होगी, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा। ये सब बातें थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। उम्मीद करते हैं ये आप लोग बिल्कुल क्लियर जो है समझ चुके होंगे। बेसिक बदलाव क्या हुआ? गवर्नर जनरल का जो परिषद था, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रेवेन्यू की अगर बात करें तो राजस्व संबंधित कोई भी मामला हो, कोर्ट अब उसमें दखल नहीं देगी। और धर्म और रीति रिवाज की बात करें, कोर्ट को निर्देश दिया गया कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए निजी कानून का वो जो है सम्मान करेंगे। अभी तक बिल्कुल अब क्रिस्टल क्लियर होगा 1773 क्यों लाया गया, क्या कमियां थी, कैसे उसको 1781 में दूर किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 1700 जो है 84 का पिट्स का इंडिया एक्ट। देखिए उस समय देखा जाए तो प्रधानमंत्री थे वहां पे विलियम पिट। उनके द्वारा देखा गया कि जो 1773 का एक्ट था, कंपनी के सुधारने के बजाय सुप्रीम कोर्ट बनाम गवर्नर जनरल का युद्ध अब पूरी तरह से अभी भी क्लियरेंस नहीं थी। ऐसे में उनके द्वारा कानून लाया गया 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। और यहाँ पे देखा जाए तो डबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है, द्वैध शासन। अब आपका प्रश्न होगा ये द्वैध शासन क्या है? ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, यानी कंपनी के कार्यों को अब दो हिस्सा में बांट दिया गया।
जो है बॉडी क्या काम करेगी? व्यापारिक काम देखने का काम करेगी, वाणिज्य देखने का काम करेगी। दूसरा जो है पॉलिटिकल मैटर यानी राजनीति देखने का काम करेगी। यानी वाणिज्य जो देखेगी इसको बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीति मामले के लिए इसको बोल दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी युद्ध हो गया आपका, संधि, राजस्व, सैन्य मामला, सब कौन देखेगा? आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। जबकि वाणिज्यिक मामला कौन देखेगा? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है, जैसे चाय, मसाला और जो भी व्यापार संबंधित गतिविधियां हैं। सबसे पहला बात याद रखेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां के बारे में बात करें तो नागरिक और सैन्य सरकार और राजस्व गतिविधि का अधीक्षण और नियंत्रण की बात की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य रखे गए थे जो सीधे ब्रिटिश सम्राट इनको नियुक्त करते थे। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अब अपना रिमोट कंट्रोल लंदन से चलाने का प्रयास की, और ज्यादा जो है अब अपना वर्चस्व मजबूत करने का प्रयास की। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि 6 सदस्य और वो सीधे ब्रिटिश सम्राट नियुक्त करेंगे। अब रिपोर्टिंग भी उन्हीं को लोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि भारत में कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे पहली बार अब बोला गया ये ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है। ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं है, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यानी पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र बोला गया। ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है। कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो भारत को अब ब्रिटेन अपना संपत्ति समझने लगा। ब्रिटिश सरकार का कंपनी के प्रशासन पे पूर्ण नियंत्रण जो है स्थापित हो गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के बिल्कुल नियंत्रण स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। ठीक है, बाकी गवर्नर जनरल के शक्ति में क्या किया गया? यहाँ पे वृद्धि किया गया। यानी 1773 में हम लोग देखे थे कि गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल को फैसला लेने में मुश्किल होता था। ऐसे 84 में क्या किया गया? 4 से ये सदस्यता घटा के 3 कर दिया गया। 3 करने से क्या फायदा है? एक तो गवर्नर जनरल खुद ही है और कोई भी एक सपोर्ट में आ जाए तो आसानी से बहुमत उनको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? आप लोग समझ गए? अगर हम लोग जनरलाइज इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाएं तो मान लीजिए क्रिकेट तो सब लोग देखते होंगे। पहले जो कैप्टन था यानी गवर्नर जनरल, सब कुछ उसको संभालना पड़ता था, बल्लेबाजी भी, मैच का बजट भी, सब कुछ। लेकिन अब क्या हुआ कि कप्तान केवल मैदान पे जो है खेल यानी राजनीतिक युद्ध देखेगा, जबकि स्पॉन्सरशिप कौन जो है आपको देखेगा, पैसा का हिसाब किताब कौन रखेगा, पूरा मैनेजमेंट कौन रखेगा? तो ये सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर। यानी देखा जाए तो अगर क्रिकेट की भाषा में बोले तो बीसीसीआई। यानी क्लियर हो गया होगा 2 भागों में। ठीक है, कैसे जो है बांटा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों किया गया, ब्रिटिश अधिपत्य शब्द कैसे आया। ठीक है, और इस एक्ट से ब्रिटिश सरकार कंपनी पे कैसे जो है पूर्ण नियंत्रण इसको दिया गया और केंद्रीकरण का कैसे जो है प्रयास किया गया, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। ठीक है, बेसिक सा कहानी यही हुआ। पिट्स का इंडिया एक्ट था ये, पिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले पॉलिटिकल और कमर्शियल सेपरेशन किया गया, कंट्रोल किया गया ब्रिटिश सरकार का, 3 मेंबर कर दिए गए, टी से समझ सकते हैं, और पहली बार ब्रिटिश टेरिटोरी वाली बात की गई। चलिए, अब आप लोग देख चुके हैं अभी तक। देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है लेकिन बहुत आसानी से आपको समझाया जा रहा है। 1773 देख लिया आप लोग, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देख चुके हैं, और साथ साथ अभी आप लोग पढ़े 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। इसमें क्या जो है मुख्य बातें थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल कहानी यही रहा कि जो भी कमर्शियल गतिविधि है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, चाहे मसाला वगैरह। जो भी पॉलिटिकल मैटर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, युद्ध,
संधि, राजस्व वाला मैटर जो है ये लोग देखेंगे। अब चलिए एक प्रश्न देख लेते हैं, कितना आप लोग जो है समझते जा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन लेक्चर देखते हैं, बाकी अभी आपको ऑफलाइन ही मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर देंगे। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में पूछा है, कितना कथन सही है? लिख रहा है, इसने कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसने राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नामक एक नया निकाय बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल मैटर होगा कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। युद्ध, संधि, राजस्व। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिपत्य बोला गया। ये सब 1784 के बारे में सही है। अब देखिए, आप लोग एग्जाम लिखेंगे बीपीएससी का, हो सकता है एक स्टेटमेंट देके क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है दो, बट मेरे द्वारा ये मास्टर क्वेश्चन बनाया गया है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे तो खैर सारा का सारा सही है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले जो है प्रश्न की ओर, यानी अगले टॉपिक की ओर। अब हम लोग देखेंगे 1793 का जो है चार्टर अधिनियम। देखिए, अभी तक आप देख चुके हैं 1773 सबसे पहले, और बिल्कुल आपके दिमाग में छप चुका होगा, और आखिरी तक हम बिल्कुल दिमाग में आपके सेटल करा भी देंगे। आप लोग आखिरी तक बिल्कुल बने रहेंगे। एक बार और क्विक रिवीजन कराएंगे लास्ट में। के लिए दूसरा स्लाइड हम प्रिपेयर करके रखे हैं आपके लिए। 1773 के बाद आप क्या देखें? 1781 का सेटलमेंट। इसके बाद अगला देखिए 1784 का पिट्स एक्ट। देखते हैं 1786। देखिए 1786 में क्या था? बेसिक एक कंडीशन था इसमें, और बड़ी कोई कहानी थी नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कर्नवालिस, ठीक है। इनका कहना था कि हम बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है भाई? विशेष मामले में काउंसिल का निर्णय न मानने का अधिकार हमको दिया जाए, यानी काउंसिल जो बनाया गया था उसका निर्णय, कोई विशेष मामला हुआ तो हम माने या ना माने, ये मेरा राइट होना चाहिए। दूसरा, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का पद भी हमको दिया जाए, और ये 1786 कानून में जो है जोड़ दिया गया। और यही देखेंगे तो ये आगे चल के जो भी गवर्नर वगैरह होंगे उनको ये शक्ति दे दी जाएगी। इस शर्तों के साथ इनको जो है गवर्नर बना दिया गया, और ये शर्त मान के और इनको गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। यही था आपको 1786 का अधिनियम। अब आता है 1793, 1793। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये लिख रहा है 1793 का चार्टर कानून। नहीं, चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर शब्द इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। चार्टर का मीनिंग क्या है आखिर? देखिए, बेसिक समझे कि चार्टर का मतलब ही है जैसे लाइसेंस। यानी 1793 में ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया, तुम जो है ठीक ठाक काम कर रहे हो, जाओ अब तुम 20 साल और काम करो, 20 साल और राज करो। यानी बेसिक कहानी ये है कि भारत पे व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। इसको बोला गया चार्टर एक्ट। अब आप देखेंगे कि इसी 20 साल के चार्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा 1793 में। इसके बाद आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर आप पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम 20 साल बाद। फिर 20 साल बाद 1853 का चार्टर पढ़ेंगे। ये कंटिन्यूटी में आपको मिलता रहेगा। तब बात आता है कि आखिर 1893 के चार्टर में था क्या-क्या? ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला, गवर्नर जनरल का बॉम्बे और मद्रास पे नियंत्रण को और सख्त कर दिया गया। हम लोग पढ़े थे कि बॉम्बे और मद्रास पे तो पहले से ही नियंत्रण था, अब और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। यानी बेसिक कहें तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब मद्रास और बॉम्बे के सरकारों पे और ज़्यादा नियंत्रण जो है दे दिया गया। यानी इनको बॉस से अब सुपर बॉस बना दिया गया। साथ-साथ देखा जाए तो कर्नवालिस की अधिभावी शक्ति, लिख रहा है कि भविष्य के सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित हो गया। यानी कर्नवालिस जो शर्त रखे थे, जो अभी आप लोग शर्त पढ़े थोड़ी देर पहले, ठीक है, 1786 वाला, इसको जो है कंटिन्यू कर दिया गया सभी गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है? कि आप जो है सेनापति होंगे, आप काउंसिल के फैसले को चाहे तो न भी मान सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है?
यानी बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल के सदस्य हैं, इनका वेतन अब कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्या चेंज यहाँ पे देखने को मिला? भारतीय के लिए तो बुरी खबर थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य होंगे, उन कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व इंडियन रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर? और यहीं से देखा जाए तो एक लिखित कानून की भी शुरुआत होती है, यानी प्रशासन को लिखित नियम और विनिमय के माध्यम से चलाने का शुरुआत किया जाता है। ठीक है? सिंपल आप लोग इसको समझ सकते हैं। आज ओटीटी का दौर है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है? मेंबरशिप आप लोग लेते होंगे, सब्सक्रिप्शन लेते होंगे। बस 1793 में ऐसा ही किया गया कि 20 साल के लिए जाइए, हम आपको क्या देते हैं, रिन्यू कर देते हैं। 1793 से बिल्कुल 1813 तक आप काम करें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्लेटफ़ॉर्म के जो भी कर्मचारी हैं, यानी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के जो भी कर्मचारी हैं, इनके सैलरी जो है आपके जेब से कटेगा, यानी भारतीय। ठीक है? ये सिंपल जो है कहा गया। यानी पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व भारित होगा, ये जो है यहाँ पे कहा गया। ठीक है? बाकी प्रश्न आपसे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे, क्या 1793 का एक्ट केवल एक प्रशासनिक सुधार था या आर्थिक शोषण का एक नया तरीका था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग उत्तर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं 1794 से 93 में क्या चेंज हुआ, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में देखा जाए तो गवर्नर जनरल काउंसिल पर निर्भर था। अब यहाँ पे काउंसिल के फैसलों को पलटने की बात की गई, यानी वो चाहे तो माने या न माने। वेतन ब्रिटिश सरकार देती थी पहले, भारतीय खजाने से दिया जाएगा वेतन। ठीक है? कार्यकाल अनिश्चित था, अब 20 साल के लिए फिक्स किया गया। ये था आपको 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है? यानी अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 20 पे बॉस, ऐसे करके आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। 20 पे बॉस क्या लिख दिया मैं, यानी 20 साल के लिए विस्तार किया गया। पे पे से याद रख सकते हैं कि कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से, और बॉस का मतलब समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास बॉम्बे का असली भी बॉस गवर्नर जनरल ही हो गया, बंगाल वाला। ठीक है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी तक आप पढ़ चुके हैं 1773, 1781 का सेटलमेंट के अलावा आप नेक्स्ट देखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला हम लोग देखें 1793। ठीक है? इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अब 1813, यानी इसके 20 साल बाद। देखिए इसको भी चार्टर कानून ही बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या खास बात था, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है? देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि व्यापारी के एकाधिकार की समाप्ति, यानी मोनोपोली समाप्त होगा किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए सिंपल सी कहानी ये है कि अब ब्रिटेन जो है देखें, औद्योगीकरण औद्योगीकरण के दौर से गुजर ही था, और ब्रिटेन में देखेंगे तो अब बाजार बड़ा हो रहा था। ऐसे में अब देखिए बेसिक कहानी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जाते थे वहाँ पे और बड़ा-बड़ा होर्डिंग बोर्ड लगाते थे जाके ब्रिटेन में कि हम लोग जो है गलियों को शहर में बदल दिए, भारत को हम लोग कहाँ था कहाँ पहुँचा दिए। ठीक है? बाकी बेसिक पता ही है आपको, कुछ शोषणकारी नीति थी उनकी, और केवल जो है बस टैक्स वसूलना, पैसा बनाना, अपने फ़ायदे से मतलब था। ठीक है? अब ये भी भारत का संवैधानिक विकास नहीं करा रहे थे, ये तो अपना जो है भारतीयों का सौभाग्य समझिए कि अब किसी के फ़ायदे में कभी किन्हीं का फ़ायदा हो जाता है, वही वाला यहाँ पे कहानी है। ठीक? तो कुछ लोग वहाँ के ब्रिटिश संसद पे पैरवी करते हैं, ब्रिटिश संसद में बात उठती है और वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग भी जाके भारत पे पार करेंगे, हम लोग भी भारत को गलियों से शहर में बदलेंगे, हमको भी अधिकार दीजिए। वैसे में जो है यहाँ पे कानून लाया जाता है 1813 वाला। अब यहाँ पे यही होता है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है, लेकिन वर्ड पे ध्यान देंगे, पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाता है। अपवाद है यहाँ पे। क्या अपवाद है भाई? यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कंपनी का एकाधिकार बना रहा।
चाय और चीन, ठीक है? यानी चाय का व्यापार केवल और केवल अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और चीन के साथ भी व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया करेगी। ये बात याद रखना है। इसके अलावा देखा जाए भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पे ब्रिटेन के राजा का प्रभुता स्थापित किया गया, ब्रिटिश प्रभुता, ठीक है? साथ-साथ इस अधिनियम में देखें तो 1700 ये 1813 वाले में धर्म और शिक्षा का मैटर आता है यहाँ पे। यानी ईसाई मिशनरियों को भारत आके लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई और ब्रिटिश इलाके में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार का व्यवस्था भी यहाँ पे किया गया। ठीक है? यानी यही अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, बस पूर्णतः नहीं किया गया। ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ ताकि आके वो लोग अपने धर्म का यहाँ पे प्रचार-प्रसार कर सकें। यानी कहने का मतलब धर्म प्रचार करने का उनको कानूनी अनुमति मिल गया। ठीक है? साथ-साथ देखें तो स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पे कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। यानी आप क्या करेंगे, व्यक्तियों पे कर लगाएँगे, जो कर नहीं देगा उसको आप दंडित कर सकते हैं। ठीक है? यानी स्थानीय सरकारों पे टैक्स की बात हो गई यहाँ पे। ठीक? शिक्षा पे खर्च की पहली बार यहाँ पे बात उठी। यानी भारतीयों को शिक्षा पे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया। बाकी देखें तो ये अलग बात था कि ये पैसा सालों तक खर्च ही नहीं हुआ, वो अलग मैटर था। आइए हम लोग इसको क्विक रिवाइज करते हैं। आखिर 1793 से 1813 में क्या चेंजेस देखने को मिला? तो व्यापार में देखें तो पूर्ण एकाधिकार जो फुल मोनोपोली था, ये लोग का समाप्त हुआ। ठीक है? अब आंशिक रूप से ही एकाधिकार रह गया। कोई आधिकारिक अनुमति पहले धर्म को लेके नहीं थी, अब बिल्कुल आधिकारिक अनुमति दी गई, ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दी गई। ठीक है? कि आप जाइए अपने धर्म का प्रचार कीजिए। कोई बजट की व्यवस्था नहीं थी शिक्षा के लिए। 1813 में 1 लाख का प्रावधान किया गया। कंपनी का पूर्ण पहले नियंत्रण था प्रशासन पे, अब ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप यहाँ पे बढ़ने लगा। अब देखिए कैसे धीरे-धीरे वो लोग जो है कंट्रोल जो है अपना बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है? क्लियर? यानी सिंपल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके शहर में पहले केवल एक ही जो है दुकान है, ठीक है? एक ही दुकान है, किराने की दुकान ही अज़्यूम कर लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की है। वो मनचाहे दाम पे अपना बेचती थी, व्यापार करती थी। लेकिन 1813 में क्या कहा गया कि अब और कुछ दुकानें यहाँ पे खुलेंगी, ठीक है? यानी और जो है यहाँ पे दुकानें खुलेंगी, यानी मोनोपोली को जो है तोड़ने का प्रयास जो है किया गया। तो आगे बढ़ते हैं, मेजर बात याद रखेंगे, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, मिशनरियों का आगमन, आंशिक एकाधिकार की समाप्ति, ठीक है? यानी ये जो एक्ट था, भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत करता है। शिक्षा और धर्म के माध्यम से ब्रिटेन जो है, भारत के संस्कृति ढांचे में घुसपैठ करने का भी यहाँ पे प्रयास करता है। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए इसको याद आप रख सकते हैं 1 सी ई से। 1 क्या है भाई? 1 लाख रुपया का प्रावधान। सी यानी आप चीन समझ सकते हैं, चीन और टी और ई से ईसाई मिशनरी, ठीक है? ऐसे करके चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए तो एक प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इतना कांसेप्ट क्लैरिटी के बाद आप लोग प्रश्नों को बिल्कुल ईज़िली हल कर सकते हैं। फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 8030, चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में बताइए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। देखिए वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ये क्या हो गया आपका? गलत। आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं हुआ था, चाय और चीन तो था अभी। इसने कंपनी द्वारा पारित भारतीय क्षेत्र पे ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। करेक्ट है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की बात की गई। बिल्कुल सही है। ईसाई मिशनरियों को लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी गई। बिल्कुल ये भी सही है। और ऐसे में 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका डी। अभी तक हम लोग क्या-क्या देख लिए? 1773, ठीक है? फिर 81 संशोधन, 84 इट्स इंडिया एक्ट, 93 चार्टर अधिनियम, फिर के बाद 1813। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक बात और आप लोग याद रखेंगे, देखिए जो 1784 का पिट्स एक्ट था, काउंसिल पर निर्भर था गवर्नर जनरल, लेकिन 93 में क्या हुआ, काउंसिल का फैसला पलटने का ये मैं बता ही दिया था, ठीक है? चलिए बता दिया गया। आगे अब देखते हैं 1813 में 20 जोड़ेंगे 1833 आ जाएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम। अब ये जो 1833 था आखिर इसमें क्या किया गया था? ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे तो भारत में यहाँ पे देखेंगे तो प्रशासन पूरी तरह से काया-पलट आपको देखने को मिलेगा। काया-पलट मैं बोल दिया, ऐसा इसमें क्या चेंज हुआ था? देखते हैं, ठीक है? देखिए अब कंपनी केवल नाम था। 1813 में कंपनी का कमर तोड़ दिया गया, कैसे? मोनोपोली उनका तोड़ के, व्यापारी के एकाधिकार करके, और 1833 में तो देखा जाए तो कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी अब जो है केवल और केवल अब मोनोपोली उसका यहाँ पे नहीं रहेगा, अब कोई भी आके इस मार्केट में काम कर सकता है। ये पहला जो है मेजर चेंज था, ठीक है? इसके अलावा क्या किया गया? देखिए, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है? मैं बोला था बहुत मेजर चेंज है। क्या मेजर चेंज है? अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है? और विलियम बेंटिंक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है? अब इनके पास नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियाँ आ गई, ठीक है? पूर्ण एकाधिकार समाप्त हुआ, ठीक है? यानी कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक संस्था बन गई। क्या बन गई? प्रशासनिक संस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक गतिविधि समाप्त होता है और विशुद्ध रूप से क्या बन जाती है? ये प्रशासनिक निकाय बन जाती है। इंपॉर्टेंट है, यानी कंपनी का देखिए स्वरूप चेंज हो रहा है, ठीक है? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है यहाँ पे कि खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इतना ऑब्जेक्शन करता है कि इसको रद्द करना पड़ता है। यानी सिविल सेवा का शुरुआत किया जाता है, यानी पहली बार सिविल सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है? व्यवस्था जो है शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। ये क्या है? देखिए मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायी शक्ति समाप्त कर दी जाती है, विधि बनाने की शक्ति समाप्त। अब देखा जाए तो ये भारत का जो गवर्नर जनरल है, ये समझिए इसके पास सुपर पावर आ गया, ठीक है? ये पूरा शक्तिशाली हो गया, यानी मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को कोई विधि बनाने की शक्ति अब नहीं रही। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए असीमित विधायी अधिकार दे दिए गए, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए, ठीक है? ये जो है इसमें काम हुआ और विधि आयोग जो है कानून को व्यवस्थित करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनाया गया, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1833 आप लोग समझ गए होंगे। रिवीजन करते हैं आखिर क्या चेंज हुआ? क्विक रिवीजन। तो पहले देखा जाए तो पदनाम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, 33 में क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्लियर? चाय और चीन का एकाधिकार पहले था, वो भी समाप्त हो गया, व्यापार का। अलग-अलग प्रेसिडेंसी अपना कानून बनाने का पहले अधिकार था, अब पूरे भारत के लिए कानून एक ही बनाएगा। देखिए पहले 3 सदस्य हम लोग देखे थे कि देखिए शुरुआत में 1773 में 4 सदस्य रखा गया था काउंसिल में। 84 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद देखें तो 3 सदस्य किया गया। अब फिर क्या हुआ, 3 से फिर से 4 सदस्य, यानी चौथा सदस्य एक विधि सदस्य के रूप में यहाँ पे इंटर होता है, ठीक है? जिनका नाम होता है मैकाले, ठीक है? क्लियर? आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि क्या 1833 का एक्ट भारतीय को प्रशासन में शामिल करने का एक जो है प्रयास था क्या? ठीक है? इसमें एक प्रयास किया गया था क्या? ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 1833 के 20 साल बाद 1853 का चार्टर अधिनियम,
ठीक है? अब इसमें देखिए क्या चेंज हुआ 1853 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, 1853। ठीक है? देखिए ये जो चार्टर था, अगर चार्टर के सीरीज में देखें तो ये आखिरी था। इसके बाद कोई चार्टर आप नाम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? यानी आखिरी कानून था और इसे हम जो है ब्रिज भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के शासन को यहाँ पे खत्म करके ब्रिटिश क्राउन जो है अब 1858 के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सत्ता जाएगी। अभी थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक कहानी ये था, पहला बात, जो 20-20 साल के लिए चार्टर के माध्यम से इन लोग को अधिकार दिया जा रहा था, वो अब विस्तारित नहीं किया गया। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, कंपनी का शासन विस्तारित, लेकिन कोई निश्चित समय सीमा नहीं रखा गया, यानी शासन समाप्ति का एक संकेत दिया गया। कभी भी आपका शासन हम समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए पहले क्या बोला जा रहा था, 1793 में 20 साल के लिए आपको अधिकार दे रहे हैं। फिर बोला गया 1813 में 20 साल के लिए दे रहे हैं, 33 आया फिर बोला गया। लेकिन यहाँ पे अब संकेत दे दिया गया कि अब आपका हम शासन कभी भी समाप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ध्यान देंगे। आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, विधायी और प्रशासनिक पृथक्करण। ये क्या था? देखिए, शक्तियों का पृथक्करण किया गया यहाँ पे, यानी पावर जो है, पावर को सेपरेट किया गया। पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। यानी विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, ये तो समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या ये बोलना चाह रहा है। देखिए समझे सिंपल भाषा में, विधायी परिषद का यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है? विधायी परिषद का जन्म, यानी गवर्नर जनरल के परिषद में 6 जो है नए सदस्य जोड़े गए हैं, जो विधायी परिषद जिनको बोला गया। यानी एक छोटी संसद की तरह, मिनी पार्लियामेंट की तरह ये लोग काम करेंगे, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? एक काउंसिल बनाया गया आपको, यहाँ पे 6 लोग बाकी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? ये 6 लोगों का क्या बनाया गया, एक छोटा जो है संसद बनाया गया, और ये लोग क्या करेंगे, विधायी परिषद इनको बोला गया। ठीक है? क्लियर? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 नए पार्षद विधान परिषद जोड़े गए। इसे भारतीय जो है विधान परिषद बोला गया। कुछ इस छोटी संसद की तरह कार्य किया, ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया अपनाई गई। ये तो एक इंपॉर्टेंट मैटर हो गया। ठीक है? कि गवर्नर जनरल के परिषद को विधायी और प्रशासनिक में अलग-अलग किया गया, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात हुई। पहले गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, कानून बनाना, और दूसरा प्रशासनिक यानी कानून लागू करना, दोनों कार्य अलग-अलग किया गया। जैसे आज भी है। ठीक है? विधि बनाने का काम कोई और करता है, लागू करने का काम कोई और करता है। चलो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट दिखा आपको, सिविल सेवा, ओपन कॉम्पिटिशन, जो हम लोग देखे थे पहले, चर्चा तो हुआ था इसका, बट ये मैटर जो है क्लोज कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो है देखेंगे तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यानी अब ओपन कंपटीशन होगा, यानी 1833 में जो कोशिश किया गया था अब यहाँ पे सफल हुआ। सिविल सेवकों के भर्तियों के लिए ओपन एग्जाम, ठीक है, आपको बात की गई थी। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया 1854 में मैकाले समिति के भारतीय जो है सिविल सेवा पे नियुक्त होने पे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग समझ लिए 1853। ठीक है, तो 1853 में हम लोग क्या देख लिए कि सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता, मैकाले समिति, विधान परिषद का स्थापना। ठीक है, अब आप सभी से प्रश्न है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 1853 के एक्ट ने कंपनी को बिना किसी समय सीमा के शासन जारी रखने को कहा। क्या 1857 की क्रांति के पीछे का एक प्रशासनिक संतोष था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आखिर क्विक रिवीजन करते हैं 1833 का एक्ट और 1853 का। सिविल सेवा कैसा था? सिफारिश वाला था, कोई सिफारिश कर दे इनको रख लिया जाता था। बट अब क्या हुआ, खुली प्रतियोगिता में जो सफल होंगे वही जो है सेवक बनेंगे। परिषद का प्रशासनिक जो है कार्य था अब अलग बना दिया गया। ठीक है, हम लोग क्या देखें, अलग बना दिया गया।
प्रशासनिक कार्य अलग, ठीक है, विधायी परिषद अलग। 20 वर्ष पहले फिक्स था समय सीमा, अब कोई समय सीमा नहीं रहा। ठीक है, प्रतिनिधित्व पहले केवल अंग्रेज अधिकारी का था, अब स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी शुरुआत किया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से की गई। ठीक है, अब देखिए क्या होते जा रहा है, टॉपिक कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। लास्ट सी 1853 को लास्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधायी परिषद बना। ए अपॉइंटमेंट बाय एग्जाम, एग्जाम अब अपॉइंट होकर रहेगा। एस यानी टाइम लिमिट अब नहीं रहा। ठीक है, टी यानी टाइम लिमिट नहीं रहा, और इसका मतलब यहां समझेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये याद आप लोग चाहे तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक और होगा, आज का आपका क्लास फिनिश हो जाएगा। बहुत लंबा क्लास नहीं रखेंगे हम, क्योंकि अपना टारगेट आज का था 1773 से 1858। देखिए, 1853 को लेके एक मजेदार प्रश्न है, मास्टर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया। दिक्कत नहीं। सिविल सेवकों के चयन भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत। कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बिल्कुल इनकरेक्ट। 1853 के बाद कोई 1873 में एक्ट आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया था। बाकी सब सही है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 1858। ठीक है, और यही टॉपिक आज का अपना आखिरी टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए, आप सभी को कहानी पता है कि 1857 में सिपाही विद्रोह होता है। ठीक है, और सिपाही विद्रोह होता है तो ऐसे में कंपनी को लगता है कि अब भारत कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। यानी अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासन प्रशासन से यहाँ का कोई वर्ग भी खुश नहीं था। ऐसे में लाया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोला गया इसको। ठीक है, बुलाया गया भारत सरकार। अब देखिए यहां से लिख रहा है भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम इसको बोल सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या था 1858 के अधिनियम में। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल समझे, इस कानून में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, और भारत का शासन अब सीधे कौन करेंगे? महारानी विक्टोरिया के नाम से होगा। ये देखिए यहाँ पे घोषणा हो रहा है। ठीक है, जब आगे शासन कैसा रहेगा। ठीक, पहला बात तो ये, तब क्योंकि महारानी विक्टोरिया के नाम से शासन होगा, शासन सीधे किसके नाम से होगा? महारानी विक्टोरिया का अधीन होगा। यानी गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब बोला गया भारत का वायसराय, और ये ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल होंगे भारत के, अब वो भारत के वायसराय कहलाएंगे। और पहले जो है वायसराय बनते हैं लॉर्ड केनिन। कौन बनते हैं? लॉर्ड केनिन बनते हैं। इसके अलावा जो द्वैध प्रणाली चली आ रही थी, द्वैध शासन जो हम लोग देखे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो है पद्धति यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। यानी नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है 1858 के एक्ट में। ठीक है, ये बात जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक, साथ साथ देखें इसमें, तो केंद्रीय विधान जो परिषद की बात की गई थी, इसमें 6 में से 4 सदस्य बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा के सरकारों द्वारा चुने जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी यही बोल रहा है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसको बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त होती है, और ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद में रखना है। क्लियर। तो सिंपल हम लोग इसमें यही देखें कि अब कंपनी का असली मालिक कौन हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन।
ठीक है? नहीं, सिंपल आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए फ्रेंचाइज़ी सब लोग समझ रहे होंगे कि फ्रेंचाइज़ी यानी कोई कंपनी होती है, उसकी फ्रेंचाइज़ी के नाम से आप स्टोर वगैरह चलाते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए फ्रेंचाइज़ी जो घाटा में चल रहा है या ग्राहक जो है नाराज़ हो गए हैं फ्रेंचाइज़ी को लेके, तब कंपनी का जो असली मालिक है वही आता है और कहता है कि फ्रेंचाइज़ी का हम लाइसेंस रद्द करते हैं। अब हम खुद ही मालिक हैं, अब हम खुद ही ये जो है बैठ के ये दुकान जो है चलाएँगे। यही कहानी यहाँ पे हुआ, ठीक है? क्लियर? ये था आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है? बाकी देखिए जो फैक्ट यहाँ पे बच रहा होगा, अगर एक आध पॉइंट हम मॉडर्न हिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बात कर लेंगे। बाकी जितना काम का हम बात बता ही दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ 53 से 58 में चेंज। देखिए सत्ता था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, अब किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। मुख्य पद गवर्नर जनरल था, अब बदल गया वायसराय में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब समाप्त करके भारत सचिव का एक नया पोस्ट आ गया। याद रखेंगे भारत सचिव, क्या मैं बताना भूल गया था आपको। एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी एक नया पद बनाया गया जो भारत सचिव कहा गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होता था। और एक बात और याद रखेंगे, इंडिया काउंसिल यानी भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्य का एक परिषद बनाया गया, जो केवल सलाहकारी का भूमिका निभाता था। एक तो भारत सचिव, एक इंडिया काउंसिल, दोहरे शासन का अंत, वायसराय अब सीधे क्राउन के प्रतिनिधि होंगे, ठीक है? इतना बात याद रखेंगे 1858 से, ठीक है? यानी भारत सचिव का पद सृजित, दोहरे शासन की समाप्ति, पहले वायसराय बनते हैं, ठीक है? अब आप लोग एक प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। 1858 के एक्ट ने प्रशासन में उत्तरदायित्व को कैसे बदला? ठीक है? आप जो है बताएँगे, ठीक है? बिल्कुल एक लाइन में उत्तर लिख के बता सकते हैं, ठीक है? तो वही लिख रहा है जवाबदेही शेयरधारकों के प्रति था, ब्रिटिश संसद के प्रति हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में लिख रहा है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और शासन की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को दे दी। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। इसने एक नया पद जो है आपको भारत का सचिव बनाया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का गठन किया, जो सलाहकारी निकाय था। कैसा था? सलाहकारी था। बिल्कुल करेक्ट। भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय उपाधि में बदल दिया गया, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। चारों का चारों स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए कल हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे 1861 से, ठीक है। और 1861 हम लोग कल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 का अधिनियम हम लोग कल पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है उससे रिलेटेड प्रश्न वगैरह भी देखेंगे। 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1909 के बाद हम लोग 1919 देखेंगे। बार-बार प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। 1919 बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ-साथ देखें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका 1900 जो है 35 का अधिनियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1935 के बाद आखिर क्या चेंजेस देखने को मिला और लास्ट में अंतोगत तो हम लोग देखेंगे 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, आप चाहें तो आप लोग के पास पुस्तक वगैरह अवेलेबल होगा, आप लोग जो है पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज के कहानी को हम लोग समराइज़ करते हैं और इस लेक्चर को जो है एंड करते हैं। तो आज हम लोग क्या-क्या पढ़े? कंपनी का शासन हम लोग देखें 1773 से 1858, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया? क्या-क्या प्रावधान थी? प्रीलिम्स और चाहें तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पूरा 1858 तक देखें। 1858 से 1947 तक ताज का शासन शुरुआत हम लोग करा चुके हैं, कल हम लोग देखेंगे। देखिए, फटाफट रिवीजन करते हैं। 1773 में क्या था? कंपनी के कार्यों को नियमित करने का पहला कदम, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है? सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय बनाया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया निजी व्यापार और रिश्वत पे कंपनी के कर्मचारियों के, ठीक है? फिर हम लोग देखें आखिर क्या कमियाँ रही? 1781 का वह एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक?
हम लोग देखेंगे कैसे उस कमी को दूर किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को कैसे सीमित किया गया। फिर हम लोग देखें पिट्स की जब सरकार आई तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या देखें, द्वैत शासन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखें। कंपनी के क्षेत्र को अब बोला गया अब ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, ठीक है। साथ साथ हम लोग देखें 1813 का चार्टर अधिनियम, हम लोग समझे कि आखिर चार्टर क्या है। इसमें हम लोग देखें व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया गया, बस पूर्णतः नहीं किया गया था। ईसाई मिशनरियों को कानूनी वैधता देके भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। फिर हम लोग पढ़े 1833 और इसमें देखिए कैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना के और जो है पावरफुल जो है कर दिया गया है। यानी कैसे शक्तियों को केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, मद्रास मुंबई का शक्ति समाप्त किया गया। कंपनी को कैसे जो है अब प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, यानी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम लोग आज पढ़ें 1853 का चार्टर अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नर जनरल का परिषद, इसमें हम लोग देखें कि परिषद दो हिस्से में कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका यानी केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, छोटी संसद की तरह जो है काम करना कैसे शुरू करती है, सिविल सेवा की परीक्षा जो है शुरू की जाती है। ये सब हम लोग पढ़े 1853 में, ठीक है। और कैसे हम लोग देखें कि 1857 विद्रोह होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, ब्रिटिश ताज का शासन, और बोला गया कि अब भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम जो है ये 1858 है, ठीक है। फिर हम लोग आज पढ़े 1858 का अधिनियम यानी ताज का शासन, ब्रिटिश संसद अब पूरा लीड करेगा, लॉर्ड कैनिंग वायसराय जो है बन के रहे। एक भारत में राज सचिव का पोस्ट गठित किया गया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि नियंत्रक बोर्ड जो निदेशक बोर्ड था जो 84 में लाया गया था, इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कल से हम लोग देखेंगे 1861 भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892, 1909, ठीक है। के बाद हम लोग देखेंगे अभी संविधान की क्या स्थिति है, ठीक है। और डिटेल में कल जो है चर्चा होगी 1909 पे, ठीक है, 1919 पे। कल वाला लेक्चर भी जरूर देखेंगे और यदि आप लोग को लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर जरूर कर देंगे। पहला टारगेट अपना है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको समाप्त करेंगे। जैसे समाप्त होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। साइंस बिल्कुल क्रमवार ढंग से सारा सब्जेक्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आप सभी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है। साथ साथ इसी चैनल पे रात को 10 पीएम पे लाइव जो है प्रैक्टिस कराया जाता है, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़े, प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करें और एग्जाम में जो है आप लोग सक्सेसफुल हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।